हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं? अगर आपको कानो मॉडल याद होगा, सो कानो मॉडल में हम एक एट्रीब्यूट पढ़ते हैं, कई सारे एट्रीब्यूट्स में से मस्ट डू एट्रीब्यूट। मस्ट डू एट्रीब्यूट क्या होता है कि अगर मेरा कोई भी प्रोडक्ट है उसके अंदर कुछ मस्ट बी फीचर्स होने चाहिए। मस्ट बी फीचर्स कि जिनके बिना कस्टमर मेरा प्रोडक्ट एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो आप ही बताओ, अगर उस प्रोडक्ट में कस्टमर को जो फीचर्स चाहिए वो है ही नहीं तो फिर मेरा प्रोडक्ट किस काम का, राइट? सिमिलरली आईसीआई भी चाहता है कि आप ये वाले टॉपिक्स तो मस्ट डू करके ही जाओ, क्योंकि अगर आप ये टॉपिक्स करके नहीं जाओगे और आईसीआई ने एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप क्या लिखोगे? सो इसीलिए इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स विथ सम क्वेश्चंस। सो राइट हैंड साइड वाले टॉपिक्स पे आने से पहले मैं आपको बता दूं कि लेफ्ट हैंड साइड वाले टॉपिक्स क्या हैं। अगर आप मेरी रिवीजन प्लेलिस्ट आपने देखी हुई है या आप इन द प्रोसेस हो देखने, आपने मेरी रिवीजन वीडियोस देखी हुई हैं या आप इन द प्रोसेस हो देखने के राइट, तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि मैंने कुछ टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस किया हुआ है। कुछ टॉपिक्स पर मैंने ज़्यादा फोकस किया हुआ है। वो कौन से टॉपिक्स हैं? वो यही टॉपिक्स हैं। पोर्टर्स 5 फोर्सेस मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है, कंपेटिटिव स्ट्रेटजीज अच्छे से समझाई हैं, पीएलसी अच्छे से समझाया है, सप्लाई चेन अच्छे से समझाया है, प्राइसिंग थ्योरी के मॉडल्स, प्राइसिंग की स्किमिंग प्राइसिंग, पेनिट्रेशन प्राइसिंग प्लस मॉडल्स, क्या प्रीमियम मॉडल पे दोगे, सब्सक्रिप्शन मॉडल पे दोगे, राइट, कि एक्सेस मॉडल पे दोगे, ये सारी चीज़ें। प्लस कितने टाइप्स के प्रोडक्ट होते हैं, रेवोल्यूशनरी, एवोल्यूशनरी, मी टू, ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है। और इस टॉपिक पे आपके आरटीपी के अंदर भी क्वेश्चन है जो हमने ऑलरेडी आरटीपी वाली वीडियो में डिस्कस करा हुआ है। देन पैफ मॉडल, दैट इज प्रिवेंशन, अप्रेजल एंड फेलियर कॉस्ट। उसके बाद कॉस्ट ऑफ क्वालिटी की आपको कॉस्ट ऑफ क्वालिटी मिनिमम आनी चाहिए आपकी कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, और वो कहाँ होगी? जब आपकी कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस एंड कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फर्मेंस मिनिमम होगी। ठीक है, एक पॉइंट आपके ग्राफ में कुछ ऐसा आएगा कि ये कॉस्ट मेरी मिनिमम होगी, दैट इज COQ। उसके बाद हाइपर कॉम्पिटिशन, जिसमें हमने डी एवेनीज 7S फ्रेमवर्क डिस्कस किया था, मैकेंजीज के 7S, वैल्यू चेन एनालिसिस, CSF एंड KPIs, जो चैप्टर 9 की आपकी वीडियो है उसके अंदर CSF एंड KPIs बहुत अच्छे से डिस्कस किए हुए हैं। क्वेश्चन 5 ऑफ MTP2 ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि इसके अंदर एक नया कॉन्सेप्ट था, हॉस्टाइल टेक ओवर के लिए आप डिफेंस टैक्टिक्स क्या किसी ऑर्गेनाइजेशन को सजेस्ट करोगे। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, कानो मॉडल, GIT प्रोडक्शन, ठीक है, कानो मॉडल इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो है जो आप जाकर के देख सकते हो। ओके, DPP एंड CPP मतलब डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी एंड कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी, वेरिएंस एनालिसिस के ऊपर भी ऑलरेडी वीडियो है। प्लस इसमें लर्निंग कर्व नहीं लिखा हुआ, लर्निंग कर्व ये भी इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर भी डेडिकेटेड वीडियो है। सो अब जो हम अपने राइट हैंड साइड वाले टॉपिक्स हैं इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे, और 2 टॉपिक्स के लिए हम क्वेश्चन भी देख के चलेंगे। अपना ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस के ऊपर एक क्वेश्चन और रिकन्सिलेशन ऑफ प्रॉफिट के ऊपर एक क्वेश्चन, और बाकी जो ये हमारे बचे हुए 4 टॉपिक्स हैं इनको हम अपनी ट्रिगर पॉइंट स्ट्रैटेजी वाली शीट से कवर करते हुए चलेंगे। मैंने उसमें से वो वाले लाइन आइटम्स निकाल कर यहाँ पर पेस्ट कर लिया ताकि हमें ईजी रहे एक ही साथ सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने के लिए। ये PDF इफ़ यू रिक्वायर, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक होगी, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है अगर आपको नीड लगती है कि मुझे इससे देखना है, अगर आपको इस शीट से टॉपिक्स को देखना है तो आप इस शीट से भी देख सकते हो। सो बिना किसी देरी के सबसे पहले हम थोड़े से प्रैक्टिकल टॉपिक्स को डिस्कस कर लेते हैं, राइट, OEE को और रिकन्सिलेशन ऑफ प्रॉफिट को। तो सबसे पहले OEE पे आ जाते हैं। OEE क्या है? ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस, मतलब आपका इक्विपमेंट कितना ज़्यादा इफेक्टिव है। तो इसमें हम 6 बिग लॉसेस देखते हैं, राइट, 6 टाइप के हमारे लॉसेस होते हैं। और वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस हम कब मानते हैं? जब मेरा ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस का रेशियो 85% है। और ये OEE कितने रेशियो से मिलकर बनी है? 3 रेशियो से, मेरा अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी रेशियो। वर्ल्ड क्लास होने के लिए मेरा अवेलेबिलिटी रेशियो 90% होना चाहिए, परफॉर्मेंस 95 एंड क्वालिटी 99। वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस मतलब ये टॉप नॉच है, ठीक है, आइडियल आप इसको कह सकते हो, नॉट एग्जैक्टली बट स्टिल आप आइडियल इसको बोल सकते हो। तो अब परफॉर्मेंस रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, अवेलेबिलिटी रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं और क्वालिटी रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हम नीचे देख लेते हैं। परफॉर्मेंस रेशियो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड है, मतलब किसी प्रोडक्ट को बनाने में, सपोज एक यूनिट को बनाने में मुझे 10 सेकेंड लगते हैं, तो ये मेरा स्टैंडर्ड टाइम है। तो मुझे 2000 यूनिट बनाने के लिए कितने सेकंड लगेंगे? 20,000 सेकंड्स लगेंगे, राइट। एक्चुअल टाइम, अब एक्चुअल टाइम जितना मैंने लिया, मतलब मुझे हो सकता है कि मैंने 18,000 सेकंड्स में ही प्रोड्यूस कर दिया हो, या फिर मैंने 21,000 सेकंड्स लिए हों, राइट। तो ये मेरा स्टैंडर्ड बाय एक्चुअल टाइम टेकन, ये मेरा परफॉर्मेंस रेशियो बताता है।
राइट। जितना मेरा एक्चुअल टाइम कम होगा उतना मेरा स्टैंडर्ड, सॉरी, जितना मेरा एक्चुअल टाइम कम होगा उतना मेरा परफॉर्मेंस रेशो अच्छा रहेगा, राइट। सिमिलरली अगर मैं अवेलेबिलिटी रेशो के पास आऊँ तो वो क्या बोलता है कि आपने प्रोडक्शन टाइम प्लान कितने आवर्स या कितने मिनट्स या कितने सेकंड्स का किया था। सपोज मैंने 2 घंटे का अपना प्लान प्रोडक्शन टाइम था मेरा, कि 2 घंटे तो मुझे लगातार वर्क करना है, मेरी मशीन रन करेगी और उस पर प्रोडक्शन होगा। बट हो सकता है एक्चुअल रन टाइम आपको ज़्यादा का रखना पड़ गया, लेट से आपको 2.5 आवर्स का रखना पड़ गया, हो सकता है ना, सिनेरियो आ सकता है ऐसा। सो उस केस में ये मेरा अवेलेबिलिटी रेशियो डिसाइड करेगा। देन क्वालिटी रेशियो मतलब गुड काउंट, आपके टोटल यूनिट्स जितनी आपने प्रोड्यूस की हैं उसमें से गुड काउंट कितनी है और बैड काउंट कितनी है, इनका रेशियो मेरा क्वालिटी रेशियो है। तो क्वालिटी हम हमेशा अच्छे में डिटरमाइन करते हैं, तो इसलिए गुड काउंट मेरा ऊपर आ गया एंड टोटल काउंट मेरा डिनोमिनेटर में है। सो दीज आर आर रेशियोज। अब हम इसके बेसिस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट कंसेप्ट बैठाने के लिए कि है क्या, ठीक है। ऐसा सिंपल सा ही क्वेश्चन आएंगे। हो सकता है आपको अवेलेबिलिटी रेशियो पर टाइम वगैरह कैलकुलेट करने में थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करे ICAI, बट वो भी आराम से आपकी हो जाएगी। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। अगर कंसेप्ट पता होता है ना तो चीज़ें हो जाती हैं। सबसे पहले ये टाइटेनियम टेक का 8 आवर का शिफ्ट है इनका, ठीक है। एरोस्पेस फास्टनर्स बनाते हैं ये। वाई दे आर मिसिंग प्रोडक्शन टारगेट्स, उनको एनालाइज करना कि उनकी प्रोडक्शन टारगेट्स क्यों मिसिंग हो रहे हैं जबकि उनकी मशीन तो पूरा दिन चल रही है। सो देखो, मशीन पूरे दिन चल रही है इसका मतलब ये नहीं क्या प्रोडक्टिव है। सबसे पहले शिफ्ट डेटा मतलब कि मेरा प्लान्ड टाइम कितना था। अगर मैं देखूँ मेरी शिफ्ट लेंथ थी 480 मिनट्स की, उसमें से हमारी स्केड्यूल्ड ब्रेक्स मतलब मेरा प्लान्ड ब्रेकडाउन टाइम या प्लान्ड आप कह सकते हो, प्लान्ड मेरा जहाँ पे मेरी मशीन रन नहीं करेगी वो वाला टाइम मेरा 30 मिनट्स तो लंच के लिए जा रहा था, 15 मिनट्स टी के लिए, मतलब मेरा टोटल 45 मिनट्स था जिसमें हमारी मशीन वर्क नहीं करने वाली थी। ऑल राइट, ठीक है। तो मेरा प्लान्ड प्रोडक्शन टाइम कितना क्रिएट हो गया, प्लान्ड रन टाइम मेरा था 480 मिनट्स का, मेरा स्केड्यूल्ड ब्रेक्स कितने के थे 45 मिनट्स के, तो मेरा प्लान्ड प्रोडक्शन टाइम 435 मिनट्स का आ गया। उन्होंने मुझे बताया कि मेरे कुछ डाउन टाइम इवेंट्स भी हुए थे, जैसे कि मशीन ब्रेक डाउन हो गई थी 20 मिनट्स के लिए, मोटर फेल हो गई थी उसकी, सेटअप और चेंज ओवर टाइम था मेरा 25 मिनट्स का जहाँ पे मुझे ड्रिल बिट्स के लिए चेंज करना पड़ा, ठीक है, मतलब मशीन में कुछ चेंज वगैरह करना पड़ा इनको। तो मेरा 45 मिनट्स तो यहाँ भी खराब, मेरे 45 मिनट्स यहाँ भी ख़राब हो गए। तो यानी कि मेरा जो एक्चुअल रन टाइम रहा 435 -20 -25 मिनट्स विच इज़ 390 मिनट्स। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अवेलेबिलिटी रेशियो निकालो तो क्या आप अवेलेबिलिटी रेशियो निकाल सकते हो? हाँ, 390 मिनट्स मेरा एक्चुअल रन टाइम था, प्लान मैंने 435 मिनट्स किया था, मेरा 89.66% मेरा अवेलेबिलिटी रेशियो आ गया। अगर हम अपने गोल्डन रेशियो वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस पे जाएँ तो मेरा अवेलेबिलिटी रेशियो 90% होना चाहिए, बट क्या यहाँ मेरा 90% है? आंसर इज़ नो। तो यानी कि मैंने वर्ल्ड क्लास पता नहीं है या नहीं है, आई डोंट नो। देन उसके बाद अगर मैं आऊँ हमारे परफॉर्मेंस रेशियो में, परफॉर्मेंस रेशियो क्या था कि आपका स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड टाइम आपको एक यूनिट को बनाने में कितना लगता है। तो हमने बोला, इन्होंने बोला कि आपको 10 सेकेंड्स लगते हैं एक यूनिट को प्रिपेयर करने के लिए। तो हमने कहा ओके 2100 यूनिट्स हमने प्रिपेयर किए हैं, तो 2100 × 10 मुझे 21,000 सेकेंड्स लगेंगे। मैंने इनको मिनट्स में कन्वर्ट किया तो मुझे 350 मिनट्स मेरे स्टैंडर्ड हैं कितनी यूनिट्स को प्रिपेयर करने के लिए, 2100 यूनिट्स को। बट जो मेरा एक्चुअल रन टाइम है वो तो मेरा 390 मिनट्स है, मतलब कि मेरी मशीन 390 मिनट्स तक चली है तब जाके मेरी 2100 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं। बट मैंने स्टैंडर्ड कितने का सेट किया था 350 मिनट्स का, मतलब 40 मिनट मैंने एक्स्ट्रा लगाए हैं, तो उसी की वजह से मेरा परफॉर्मेंस रेशियो डेटेरियोरेट हुआ, ठीक है। और मेरा कितना निकल करके आया 89.74। वर्ल्ड क्लास पे जाएँ तो मेरा परफॉर्मेंस रेशियो 95 होना चाहिए, देखिए काफ़ी डिफरेंस है, राइट। उसके बाद क्वालिटी रेशियो मुझे उन्होंने दिया, टोटल आउटपुट आपका 2100 का है, रिजेक्टेड और स्क्रैप यूनिट्स आपके 150 हैं, मतलब डिफेक्ट्स फाउंड ड्यूरिंग क्वालिटी चेक। अगर मुझे क्वालिटी चेक के टाइम पे डिफेक्ट्स मिले तो यानी कि मेरी इंटरनल फेलियर कॉस्ट इंक्रीज हुई होगी, राइट। तो रिजेक्टेड और स्क्रैप यूनिट्स मेरी कितनी है 150, गुड यूनिट्स मेरी कितनी निकल के करके आ गई 1950, एंड मेरा क्वालिटी रेशियो आ गया 92.86, जो कि मेरा आइडियली कितना होना चाहिए 99%। जब मेरे तीनों ही रेशियोज मीट नहीं कर रहे तो मेरी वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस भी नहीं है, मेरा रेशियो बिलो वर्ल्ड क्लास निकल करके आया। आप इन 3 रेशियोज़ को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी का रेशियो निकल करके आ जाएगा। सो दिस वाज अ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन ऑन OEE। उसके बाद हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे रिकन्सिलेशन ऑफ प्रॉफिट पे, जिसमें मुझे आपको मार्केट वेरिएंसेस के बारे में प्राइमरीली समझाना है बिकॉज दीज आर इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन रीड करते हैं। एक इलेक्ट्रोवोल्ट लिमिटेड करके कंपनी है, EV बैटरीज प्रोड्यूस करती है। फॉर द क्वार्टर मार्च 35 उन्होंने कुछ डेटा दिया हुआ है, स्टैंडर्ड मार्केट एक्सपेक्टेशन, हाउएवर एक्चुअल मार्केट कंडीशंस उन्होंने बोला बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हुई हैं। बजटेड डेटा उन्होंने दिया है कि टोटल मार्केट साइज जितना हमने बजट किया था वो था 2 लाख यूनिट्स का,
और उन्होंने अपना शेयर बजट किया था 10% का, यानी कि उन्होंने सोचा था कि 20,000 यूनिट्स तो हम सेल कर ही लेंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस उन्होंने 500 रखी थी, स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट उन्होंने 300 रखी थी, यानी मेरा कंट्रीब्यूशन 200 रुपये का आ गया पर यूनिट। ऑल राइट, एक्चुअल डेटा जो गिवन है वो कहता है कि एक्चुअल इंडस्ट्री का मार्केट साइज, मतलब कि सेल्स में ही बूम आ गया, सेल्स में बूम नहीं आया, सॉरी, मार्केट के अंदर बूम आ गया कि डिमांड इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो गई कि साइज़ ही मेरा मार्केट का 2.5 लाख यूनिट्स का हो गया, जो मेरा पहले 2 लाख यूनिट्स का था। इसका मतलब इंडस्ट्री मेरी 25% से ग्रो कर गई। वहीं अगर मैं देखूं जो मेरा एक्चुअल मार्केट शेयर है वो 9% है, मतलब मेरा शेयर तो ड्रॉप हो गया ना। मैंने 10% लेना चाहा था और हमने सिर्फ 9% अचीव किया है। तो अगर मैं देखूँ 2.5 लाख का 9% अगर हम निकालें तो आता है 22,500 यूनिट्स, बट जो हमने यहाँ निकाली थी वो थी 20,000 यूनिट्स, बट मैंने 2,500 यूनिट्स तो ज़्यादा ही सेल किए हैं। बट अगर आप इन एसेंस देखो तो आपने नहीं सेल की ना, आपने मार्केट में के जो अंदर बूम आया है उसका बेनिफिट तो आपने उठाया ही नहीं, राइट। क्योंकि कायदे से अगर आपका 2.5 लाख यूनिट का मार्केट साइज था और आप बजटेड अचीव करते तो आप सेल कर रहे होते 25,000 यूनिट्स, बट आप सिर्फ सेल कर रहे हो 22,500 यूनिट्स, तो 2,500 यूनिट्स का तो आपको नुकसान ही हुआ है अगर हम ऊपर से देखें तो, राइट। एक्चुअल सेलिंग प्राइस उन्होंने 480 बताई है, एक्चुअल वेरिएबल कॉस्ट उन्होंने 310 रुपये बताई है, तो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना आ गया 170 रुपये, ठीक है। सो अगर हम इनका बजटेड प्रॉफिट कैलकुलेट करें तो वो कितना आएगा 2 लाख यूनिट्स, सॉरी 20,000 यूनिट्स, 20,000 इंटू 200 विच इज़ इक्वल टू 40 लाख, राइट। और जो मेरा एक्चुअल कंट्रीब्यूशन निकल करके आया है वो आया है 38.25 लाख। तो इन्हीं दोनों को रिकनसाइल करना है, यही इस क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव है। तो अब रिकनसाइल करना है तो कैसे रिकनसाइल करेंगे, हमें जाना पड़ेगा वेरिएंस के रूट पे, क्योंकि हम वेरिएंसेस पढ़ रहे हैं तो वेरिएंसेस के रूट से हमें रिकनसाइल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो पहली वेरिएंस हमने देखी वो थी मार्केट की वजह से, ये मार्केट का जो डेटा गिवन था इसकी वजह से कुछ हमारे पास वेरिएंस आई। सो मार्केट वेरिएंस आपकी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, एक होता है आपका एक्सटर्नल, एक होता है आपका इंटरनल। एक्सटर्नल आपकी होती है साइज़ की, मार्केट साइज़ मेरा कितना इंक्रीज और डिक्रीज किया उसके बेसिस पर, और इंटरनल होती है शेयर, मार्केट शेयर आपने कितना टारगेट किया था और कितना अचीव किया उसके बेसिस पर जो वेरिएंस निकल करके आती है उसको हम इंटरनल मार्केट वेरिएंस बोलते हैं, मतलब मार्केट शेयर की वेरिएंस। तो अगर मैं एक्सटर्नल वेरिएंस निकालूँ तो मैंने देखा था कि 2 लाख से 2,50,000 हो गई, विच इज़ 50,000 यूनिट्स मेरी इंक्रीज हो गई मार्केट साइज़ की वजह से। तो यानी 50,000 का फेवरेबल गैप आया, राइट। और मेरा स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन कितना था 200 का, तो यानी अगर मैं देखूँ तो एक्सटर्नली मुझे 10 लाख का फेवरेबल वेरिएंस हुआ है, राइट। अगर मैं इंटरनली जा करके देखूँ शेयर्स के बेसिस पर, मार्केट शेयर के बेसिस पर, तो मैंने 10% का टारगेट किया था प्लस 9% मैंने अचीव किया। मेरी एक्चुअल जो मार्केट साइज़ है वो कितनी है 2.5 लाख की, और 200 रुपये मेरा स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन है, तो मेरा 5 लाख एडवर्स कितना आया, क्योंकि हम 25,000 टारगेट कर सकते थे बट हमने सिर्फ 22,500 ही फुलफिल किया, तो मेरा 2,500 का गैप आ रहा था और मेरा स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन कितना है 200 रुपये का। दिस मीन्स कि मेरा एडवर्स वेरिएंस यहाँ पे आ रहा है 5 लाख का, राइट। इसमें ये नहीं है कि यहाँ तो मेरे नेगेटिव में फिगर ही नहीं आ रही तो मेरा एडवर्स कैसे हो गया, ऐसा नहीं है। आप देखो आपका स्टैंडर्ड 10% था और एक्चुअल 9% है, ये मार्केट शेयर तो आपको ज़्यादा अचीव करना चाहिए ना स्टैंडर्ड से, तो दिस मीन इसी वजह से यहाँ पे एडवर्स आया, भले से ये मेरा पॉजिटिव अमाउंट आ रहा हो। अगर मैं इन दोनों वेरिएंसेस को ऐड कर दूँ तो मेरे पास आ जाता है सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस। सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस आ गया 10 लाख प्लस 5 लाख एडवर्स, तो मेरा 5 लाख का फेवरेबल वेरिएंस आ गया मार्केट वेरिएंस, विच इज़ इक्वल टू मेरा क्या बन जाता है सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस। यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ भी है ब्रोकन डाउन इनटू मार्केट साइज एंड मार्केट शेयर। मेरा पहला पार्ट कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद मुझे रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है बजटेड से एक्चुअल की तरफ जाते हुए। तो सबसे पहले तो मैंने अपना बजटेड कंट्रीब्यूशन पहले ही निकाल लिया था 40 लाख का, और एक्चुअल कंट्रीब्यूशन मुझे पता है मेरा 38.25 आना है, राइट। मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया था। तो 40 लाख में मुझे क्या एडजस्टमेंट करनी है कि मेरा 38.25 आ जाए। तो सबसे पहले तो हम इसी की एडजस्टमेंट करेंगे, इस 5 लाख की जो मेरा मार्केट की वजह से आ रहा है, राइट। मार्केट की वजह से जो वेरिएंस है मैंने इसकी एडजस्टमेंट करी, ठीक है, डन। मुझे ऐड करनी है, सिंपली ऐड करनी है बजटेड के अंदर। तो अगर मेरी एडवर्स होगी तो मुझे माइनस करनी है, राइट। अगर मेरी फेवरेबल होगी तो मुझे ऐड करनी है, सिंपल। अगर मुझे एक्चुअल से बजटेड की तरफ जाना होता तो मुझे जस्ट इसका रिवर्स करना पड़ता। अगर मेरी फेवरेबल है तो मुझे माइनस करनी पड़ती, अगर मेरी एडवर्स है तो मुझे ऐड करनी पड़ती। सिंपल लॉजिक है। उसके बाद मैंने देखा कि प्राइस में भी मेरा कुछ डिक्रीज था। उन्होंने बोला दे लोअर्ड द प्राइसेस टू कम्पीट, तो 480 पर यूनिट उन्होंने कर दी और उन्होंने टारगेट किया था 500, तो $20 का मुझे यहाँ पे नुकसान हुआ, ठीक है, नेगेटिव वेरिएंस आया मेरा।
और मैंने एक्चुअल कितनी यूनिट सेल की थी 22,500, तो मेरा 4.5 लाख का एडवर्स वेरिएंस आया। मैंने आपको बताया था कि जब भी आप प्राइस में वेरिएंस कैलकुलेट करते हो तो आप हमेशा एक्चुअल क्वांटिटी यूज़ करते हो, एक्चुअल क्वांटिटी, राइट। तो यहाँ पे मैंने एक्चुअल क्वांटिटी ही यूज़ की है। वैसे ही वेरिएबल कॉस्ट में भी मेरा वेरिएंस आया हुआ है, राइट। मैंने टारगेट किया था कि हम 300 पर यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट इनकर करेंगे, बट हमने इनकर की हुई है 310 की, तो 10 रुपये का मेरा यहाँ अनफेवरेबल वेरिएंस है, मतलब एडवर्स वेरिएंस है 22,500 के हिसाब से, तो मेरा 2,25,000 का एडवर्स आ गया। ये सारी वेरिएंसेस अगर आप एडजस्ट कर देते हो इसके अंदर, तो आपके पास आ जाता है आपका एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन विच मैचेस जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था। दिस मीन्स आपकी रिकन्सिलिएशन ऑफ प्रॉफिट डन है। सो बस इतना सिंपल सा ही था, ठीक है। कैसे हम कैलकुलेट करते हैं रिकन्सिलिएशन ऑफ प्रॉफिट वाले क्वेश्चंस को और ओई वाले एंड टीपीएम वाले क्वेश्चंस को। यहाँ से यहाँ तक बात क्लियर है? क्लियर है। उसके बाद अब हम मैकेंजीज 7S देख लेते हैं कि मैकेंजीज 7S क्या होती है, राइट। अब हम बजाय कि ये वाला पूरा वो फॉलो करें, मैं आपको यहाँ से बताती हूँ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, यही राइट हैंड साइड वाले ही टॉपिक हैं इसमें राइट हैंड साइड वाले, बट थोड़ा सा डिटेल के अंदर, राइट। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, कैन यू सी एनी कनेक्शन बिटवीन BCG मैट्रिक्स एंड द स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो अब इस क्वेश्चन को करने से पहले देख लेते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होती है। सो व्हाट इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अगर जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, ये अगर आपका ग्राफ है, दिस इज टाइम, ठीक है, एंड दिस इज योर सेल्स रेवेन्यू, जो भी आप बोल लो, तो यहाँ से आपका प्रोडक्ट स्टार्ट होता है, ठीक है, थोड़ा नीचे रहता है, देन थोड़ा ग्रोथ करता है, देन मेच्योरिटी की तरफ जाता है, थोड़ा कॉन्स्टेंट हो जाता है, एंड देन वो यहाँ से डिक्लाइन करने लगता है, राइट। तो आपके 3 स्टेजेस होते हैं, 1, 2 एंड 3, ये मेरे 3 स्टेजेस होते हैं। तो अगर आपको कहीं से भी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का क्वेश्चन आ जाए, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो आपसे PLC के बारे में ही पूछ रहे हैं। उसका बहुत सिंपल सा आंसर है, आप ये देखोगे कि क्या आपको ये सिम्टम्स दिख रहे हैं क्वेश्चन में कि डिक्लाइनिंग प्रॉफिटेबिलिटी है, सेल्स प्लेट्यू, मतलब सेल्स ऐसे बिल्कुल इस तरीके से बनी हुई है, ये आपका प्लेट्यू की तरह ही तो है जो आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का जो ग्राफ है, राइट। हाई कंपेटिटर एंट्री हो रही है, हाई रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्पेंडिंग्स आपको करनी पड़ी है, एग्रेसिव प्रमोशन आपको करना पड़ा है किसी प्रोडक्ट का, लो अर्ली सेल्स, मतलब अगर आपने कोई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया है तो उसकी सेल्स तो लो रहेंगी ना स्टार्टिंग में। देन मार्केट सैचुरेट हो गई है, मतलब क्या आप मैच्योरिटी स्टेज पे हो एंड टूवर्ड्स डिक्लाइन आप जा रहे हो कि मार्केट अब सैचुरेट हो गया, अब इससे ज़्यादा ग्रोथ नहीं मिलेगी। हाई कस्टमर चर्न, मतलब कस्टमर बहुत ज़्यादा चेंज हो जा रहे हैं, चर्निंग हो रही है कस्टमर की, प्राइस इरोजन, इन्वेंट्री आपकी पड़ी हुई है, बिक नहीं रही है, राइट। तो यानी कि वो आपसे प्रोडक्ट इवोल्यूशन के बारे में पूछ रहे हैं, इंट्रोडक्शन से लेकर डिक्लाइन तक उसकी क्या कहानी है, ठीक है। तो आप लिखोगे द PLC डिस्क्राइब्स द स्टेजेस अ प्रोडक्ट गोज थ्रू फ्रॉम इट्स इंट्रोडक्शन टू इट्स इवेंचुअल विड्रॉल फ्रॉम द मार्केट। अब वो आपसे पूछे कि इसका ट्रिगर क्या है, अगर आपको ट्रिगर देखना हो, हम कहाँ थे, यहाँ पे तो ट्रिगर आपको कैसे पता चलेगा कि न्यू प्रोडक्ट वो डेवलप कर रहे हैं या प्रोडक्ट लाइन को रैशनलाइज कर रहे हैं, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी रिव्यू। अगर आपको याद हो जनवरी 26 में जो सेकंड वाली केस स्टडी थी, उसमें वो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को ही रिव्यू कर रहे थे, एक प्रोडक्ट की जो उनके इंट्रोडक्शन या ग्रोथ स्टेज में था, उस किसी प्रोडक्ट की वो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को रिव्यू कर रहे थे। तो वहाँ पर भी आपको PLC अप्लाई करनी पड़ेगी, राइट। आपका क्या है, आपको ये अज्यूम नहीं करना कि हर प्रोडक्ट की सेम पाथ और सेम ड्यूरेशन होती है, हर प्रोडक्ट एक अलग स्टेज पर एग्जिस्ट करता है, राइट। ये आपको क्या फ्रेमवर्क देता है, टू एनालाइज इवोल्यूशन ऑफ सेल्स, प्रॉफिट्स एंड स्ट्रैटेजी ओवर टाइम। अब इसके कौन कौन से स्टेज, पहले तो कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। हर स्टेज के हिसाब से इसके कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे अगर मैं इंट्रोडक्शन स्टेज की बात करूँ तो वहाँ पे आपकी लो सेल्स होगी, ठीक है, लो सेल वॉल्यूम, हाई R&D कॉस्ट आपकी लग रही होंगी, प्रॉफिट नेगेटिव प्रॉफिट मतलब लॉस हो रहा होगा, डिस्ट्रीब्यूशन आपका इतना अच्छा नहीं होगा, ठीक है, प्रमोशनल एक्सपेंडिचर्स आपको ज़्यादा करने पड़ने होंगे, अर्ली अडॉप्टर्स आपको कम दिखेंगे वहाँ पे, हाई प्रोडक्ट फेलियर रिस्क आपको ज़्यादा होगा कि प्रोडक्ट हमारा चलेगा या नहीं चलेगा, लो कंपेटिटर काउंट हो रहा होगा, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आपकी पूरी तरीके से नहीं खत्म हो रही होगी, प्रोडक्ट रिफाइनमेंट की आपको ज़रूरत पड़ रही होगी। तो इंट्रोडक्शन स्टेज है कि आपको प्रोडक्ट को और अच्छा बेटर बनाना है, तो आप यानी कि मार्केट इस्टेब्लिश कर रहे हो, आपका हिडन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। द गोल इज टू एस्टैब्लिश द मार्केट, बिल्ड अवेयरनेस एंड अट्रैक्ट अर्ली अडॉप्टर्स की कोई आपके प्रोडक्ट को जल्दी अडॉप्ट करे। अब लॉन्च ऑफ अ कम्प्लीटली न्यू प्रोडक्ट, अगर क्वेश्चन में वो आपसे बोलता है कि आपको किसी नए प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, प्लस कोई ऐसा मार्केट है जिसमें पहले कभी किसी ने कुछ सर्व किया ही नहीं, कोई प्रोडक्ट ऐसा बना ही नहीं, अगर आप बहुत लो प्राइस कर दोगे, आप प्रमोटिंग द मास मार्केट टू अर्ली, तो ये आप गलत कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दोगे, मतलब गलत कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई कर दोगे कि आप यहाँ पे फंस सकते हो कि बहुत हम इसकी प्राइसिंग बहुत कम कर देते हैं या फिर हम इसमें बहुत ज़्यादा प्रमोट कर देंगे। आप ऐसे नहीं बोल सकते, एक स्ट्रेट अवे आंसर नहीं दे सकते, आपको एक पूरी स्ट्रैटेजी के साथ बताना पड़ेगा कि अगर हम इसकी प्राइस लो रख रहे हैं तो क्या हम कॉस्ट लीडरशिप फॉलो करेंगे, क्या मेरा प्रोडक्ट इतना मतलब कि कॉमनली अवेलेबल है तो उसको इंट्रोड्यूस करने से मुझे क्या एडिशनल बेनिफिट हम कस्टमर्स को दे पाएंगे,
तो वो आपको एनालाइज करना पड़ेगा, राइट, कि अदर यू हैव टू यूज़ डिफरेंशिएशन और कॉस्ट लीडरशिप। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या डिफरेंशिएट करना है कि हाई कॉस्ट हैं, लो सेल्स हो रही होंगी, फोकस ऑन प्रोडक्ट क्वालिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इस पर आपको फोकस करना पड़ेगा कि क्वालिटी आपकी अच्छी हो एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी आपने अच्छा मेंटेन किया हुआ हो। देन ग्रोथ स्टेज के अंदर आप देखोगे कि आपकी सेल्स इंक्रीज़ हो रही होंगी, प्रॉफिट्स भी इंक्रीज़ हो रहे होंगे, न्यू कंपेटिटर्स एंटर कर रहे होंगे मार्केट में, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन आपका बढ़ रहा होगा, वैरायटी भी आप कहीं ना कहीं इंक्रीज़ कर रहे होगे, स्टेबिलिटी आने लगेगी प्राइस में, अभी पूरी तरह स्टेबिलिटी नहीं आएगी बट स्टिल आना स्टार्ट कर देगी, ठीक है, मार्केट शेयर आपका इंक्रीज़ कर रहा होगा। देन नीड फॉर प्रोडक्ट स्केलिंग, कि आप अपने प्रोडक्ट को और ज़्यादा बढ़ाओ, इंक्रीजिंग कस्टमर अवेयरनेस, हाई प्रमोशनल स्पेंडिंग फॉर ब्रांड प्रेफरेंस, आपको खर्चे करने पड़ेंगे प्रोडक्ट को और ज़्यादा चैनलाइज करने के लिए और ज़्यादा अवेयरनेस बैठाने के लिए लोगों के दिमाग में आपके प्रोडक्ट को लेके आपको मार्केट को पेनिट्रेट करना पड़ेगा। मार्केट पेनिट्रेशन एक प्राइसिंग की स्ट्रैटेजी होती है, राइट, जैसे स्किमिंग होती है वैसी पेनिट्रेशन प्राइसिंग होती है। तो अब इसका गोल क्या होता है? गोल इज़ टू मैक्सिमाइज मार्केट शेयर, इंप्रूव प्रोडक्ट फीचर्स एंड इंक्रीज डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपको ग्रोथ स्टेज में करना पड़ेगा। आपकी डिमांड एकदम से बढ़ जाएगी ग्रोथ स्टेज के अंदर, या और सक्सेसफुली अर्ली अगर किसी ने आपके प्रोडक्ट को अडॉप्ट कर लिया, अगर आप इंट्रोडक्शन स्टेज में हो और आपके प्रोडक्ट को किसी ने अच्छे से अडॉप्ट कर लिया, अर्ली अडॉप्ट कर लिया, तो आप ग्रोथ स्टेज पर पहुंच जाओगे, राइट। उसके बाद फेलिंग टू स्केल प्रोडक्शन फास्ट इनफ टू और रिएक्टिंग स्लोली टू द कंपेटिटर्स, तो ये आप फंस सकते हो वहाँ पे, ठीक है, ये आपको नहीं करना है। आपको इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन को इतना ज़्यादा स्केल भी नहीं कर देना कि वहाँ पे डिमांड ही नहीं है और आपने इतना ज़्यादा प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर दिया। ये डिमांड है बट आपने प्रोडक्शन इंक्रीज़ ही नहीं किया, स्केल प्रोडक्शन को डिमांड के साथ स्केल ही नहीं किया, तो भी आपका प्रोडक्ट जो है ख़त्म हो सकता है उसकी डिमांड। एंड रैपिडली राइजिंग सेल्स एंड प्रॉफिट्स, फोकस ऑन बिल्डिंग ब्रांड लॉयल्टी, इसमें भी आपको फोकस करके चलना है। देन हमारा आ जाता है मेच्योरिटी स्टेज, जिसको बोलते हैं सेल्स प्लेट्यू, ठीक है। आपकी प्लेट्यू या प्लेन दोनों ही बोल सकते हैं, आपकी सेल्स बस सिमिलर हो जाती है कि बस ऐसे एक इस तरीके से फ्रेम में चलेगी वो, राइट। प्रॉफिट्स पीक कर रहे होंगे, ठीक है, प्रॉफिट्स पीक करते हैं और फिर एकदम डिक्लाइन करने लगते हैं, इंटेंस कंपटीशन आ जाता है, प्राइस वॉर्स आपको फेस करने पड़ेंगे, मार्केट आपका सैचुरेट हो गया, फोकस ऑन कॉस्ट कंट्रोल एंड डिफरेंशिएशन, आपको पता कह रहे होंगे सब लोग कि आप ये करो, हाई कस्टमर लॉयल्टी हो गई होगी, क्योंकि मैच्योरिटी में आपने एक अच्छा खासा मार्केट शेयर बोलो वो आपने अचीव कर लिया होगा, राइट। नीड फॉर प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन या एक्सटेंशन, आपको कुछ नया लेके आना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट में, हाई कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो रही होगी आपकी, एम्फेसिस ऑन रिटेनिंग द मार्केट शेयर, जितना आपने मार्केट शेयर कैप्चर किया हुआ है उतना तो आप रिटेन करके चलो। यहाँ पे मार्केट डिफेंस और हार्वेस्ट वाला कॉन्सेप्ट आपका हिडन है। उसके बाद क्या गोल्डन सेंटेंस है? द गोल इज टू मेंटेन मार्केट शेयर थ्रू प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन एंड प्रमोशन और बिगिन हार्वेस्टिंग। ये चीज़ आपको करके चलनी है, लिख के चलना है आपको। देन इसका एक और ट्रिगर क्या है कि मार्केट सैचुरेशन हो गई है, कंफर्म्ड मार्केट सैचुरेशन कंफर्म हो गया है बेसिकली, और स्ट्रॉन्ग कंपेटिटिव प्रेशर है। कंपेटिटिव क्योंकि मेच्योरिटी पे अगर आपका प्रोडक्ट है, आपका प्रोडक्ट स्टेबलाइज हो गया है, तो इसका मतलब कंपेटिटर्स तो वहाँ भी बहुत सारे होंगे, ठीक है, मैनी कंपेटिटर्स होंगे, तो आपको उन्हें कैसे फेस करना है वो आपको सजेस्ट करना पड़ सकता है। देन यहाँ पे कॉमन ट्रैप क्या है? फेलिंग टू कट कॉस्ट्स और इनोवेटिंग टू लेट। यहाँ पे आप फंस सकते हो कि अगर आपका मैच्योरिटी स्टेज पे प्रोडक्ट है तो या तो आप कॉस्ट कम करके उसकी प्राइस कम कर दो ताकि आपकी सेल्स अच्छी आ जाए, राइट, या फिर आप उसको इनोवेट कर दो ताकि मैच्योरिटी स्टेज आप उसकी एक्सटेंड कर दो, वो डिक्लाइन स्टेज में ना पहुँचे, राइट। अगर आप कॉस्ट कट नहीं कर पाते या प्रोडक्ट को इनोवेट नहीं कर पाते टाइम पे, तो आप फंस सकते हो और आपका प्रोडक्ट डिक्लाइन स्टेज में चला जाएगा। देन यहाँ पे डिफरेंशिएटर्स क्या हैं कि सेल्स पीक कर रही होगी, इंटेंस कंपटीशन होगा, फोकस शिफ्ट्स टू कॉस्ट एफिशिएंसी एंड डिफरेंशिएशन, वहाँ पे आपका वही मैंने बोला ना, कट कॉस्ट या इनोवेटिंग टू लेट। देन डिक्लाइन स्टेज में कि एकदम से सेल्स डिक्लाइन कर जाएंगी, प्रॉफिट्स डिक्लाइन कर जाएंगी, कंपटीशन हट जाएगा क्योंकि एग्जिट कर देंगे बहुत सारे लोग, इन्वेंट्री आपकी पाइलअप होती रहेगी और बिकेगी नहीं आगे चल के, रिड्यूस्ड प्रोडक्ट ऑफरिंग्स, लो प्रमोशनल स्पेंडिंग, नीड फॉर डाइवेस्टमेंट और हार्वेस्टिंग, कस्टमर बेस श्रिंक हो रहा होगा आपका, कैपेसिटी आपकी यूटिलाइज नहीं हो रही होगी, प्लस एग्जिस्टिंग कस्टमर्स पे आपको फोकस करने को बोला जा रहा होगा, ओके। मार्केट आप एग्जिट करने वाले हो, आपका प्रोडक्ट डिक्लाइन स्टेज में जाने वाला है। द गोल इज टू रिड्यूस एक्सपेंडिचर एंड हार्वेस्ट रिमेनिंग सेल्स और लिक्विडेट द प्रोडक्ट। जैसे कि अगर आप BCG मैट्रिक्स को यहाँ पे लिंक करो, BCG मैट्रिक्स को, BCG, तो वहाँ पे आप देखोगे एक होता है कैश काउ करके, राइट। वो कहते हैं कि इस प्रोडक्ट की डिमांड तो इतनी नहीं है बट स्टिल ये अभी भी सेल हो रहा है, जितना बचा है वो सेल हो रहा है, थोड़ा बहुत पैसा तो इससे जनरेट हो रहा है, तो जब तक हो रहा है हम इसको सेल करते रहेंगे, जब कैश आना बंद हो जाएगा हम इसको ख़त्म कर देंगे, ठीक है। कंटिन्यूस सेल्स डिक्लाइन, अनप्रॉफिटेबल प्रोडक्ट लाइन, आपको ये फेल हो रहा है तो फिर आप इसको कैंसिल कर दोगे। मतलब ये पहले आपका कैश काउ था, मतलब इसको मैं थोड़ा और अच्छे से समझाती हूँ कि जब आपका प्रोडक्ट मैच्योरिटी स्टेज पे होता है
तो वो होता है आपका कैश काउ, राइट। उससे पैसा आ रहा होता है, डिमांड वगैरह उसकी सब सैचुरेट हो रही होती है। और जब वो डिक्लाइन स्टेज पे जा रहा होता है तो वो आपका बन जाता है क्वेश्चन मार्क, मतलब कि अब आपको समझ नहीं आ रहा कि इसका करना क्या है। ये डिक्लाइन स्टेज में जा रहा है, इससे ना तो प्रॉफिट आ रहा है ना कुछ हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे जैसे आपको ये लगे क्वेश्चन मार्क आ गया है आपका यहाँ पे, तो फिर आप उसको ख़त्म कर सकते हो, या फिर उसमें या तो कुछ इनोवेशन करो या उसमें कुछ चेंज करो, उसको कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो ताकि उसकी मैच्योरिटी साइकिल आप बढ़ा सको, मतलब उसकी कैश काउ वाली जो स्टेज थी वो आप एक्सटेंड कर सको। उसी को बोलते हैं अपना डिक्लाइन स्टेज। डिलेइंग द डिसीजन टू एग्जिट द मार्केट, शार्प सेल्स एंड प्रॉफिट डिक्लाइन, फोकस ऑन मिनिमाइजिंग रिमेनिंग कॉस्ट, ये सब आपको देख करके चलना है। तो मेरा पीएलसी का टॉपिक आप देखो कितना सारा स्पेस पीएलसी के टॉपिक ने लिया था इस पूरी शीट के अंदर। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके यूजेस आप एक बार रीड कर सकते हो कि क्या क्या यूजेस है, कि मार्केटिंग फोकस अनक्लियर है, राइट, पुअर प्राइसिंग डिसीजंस, मिसअलाइंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट्स, इनएफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन, फेलियर टू प्रेडिक्ट मार्केट। तो इन्हीं रीजंस की वजह से आपको पीएलसी यूज़ करना चाहिए और अपने प्रोडक्ट्स की लाइफ साइकिल की वो कौन से स्टेज पर है वो डिटरमाइन करना चाहिए ताकि आप उनके लिए इफेक्टिव और एफिशिएंट डिसीजंस ले पाओ। ये हमारा खत्म हो जाता है। उसके बाद हम देख लेते हैं मैकेंजी 7, हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करने वाले थे, कैन यू सी एनी कनेक्शन बिटवीन बीसीजी मैट्रिक्स एंड स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो मैंने एक आपको बता ही दिया, राइट, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन वाले का, कैश काउ एंड क्वेश्चन मार्क से, राइट। इंट्रोडक्शन में अब आप देखोगे बीसीजी में एक आपका क्या बोलते हैं उसको, स्टार प्रोडक्ट आता है, स्टार। तो अब ये जो स्टार है ये आपको अच्छा खासा रेवेन्यू एंड प्रॉफिट जनरेट करके दे रहा होगा। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आए हुए प्रॉफिट को, एक्सेस कैश इनफ्लो को आप यूज़ कर सकते हो अपने क्वेश्चन मार्क वाले प्रोडक्ट में और या फिर डॉग वाले प्रोडक्ट में, और उनको और बेटर बना सकते हो, इनोवेट कर सकते हो ताकि वो और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करें। सो दिस इज सिंपली कि बीसीजी मैट्रिक्स और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में क्या लिंकेज होती है। बीसीजी मैट्रिक्स बेसिकली आपको रिसोर्स एलोकेशन के बारे में बता रहा होता है कि आपको किस तरीके से हर प्रोडक्ट में अपने रिसोर्सेज को किस तरीके से एलोकेट करते हुए चलना है ताकि आप बेनिफिट सबसे उठा सको, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आराम से आपका हो पाए। देन हम आ जाते हैं मैकेंजी 7S में। मैकेंजी 7S क्या कहता है कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन की कमी है, ठीक है, स्ट्रैटेजिक मिसअलाइनमेंट है, एम्प्लॉयज़ का मोरल ही नहीं है, एम्प्लॉयज़ बड़े थके थके दुखी रहते हैं, प्रोसेसेस बहुत इनफेक्टिव हैं, हाई टर्नओवर, ये सेल्स वाला टर्नओवर नहीं, एम्प्लॉयज़ के आने जाने का मतलब रेजिग्नेशन और न्यू ज्वाइनीज़ का जो टर्नओवर है वो बहुत ज़्यादा हाई है, राइट। अनक्लियर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, आपकी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली डिफाइंड ही नहीं है तो आपको दिक्कतें आएंगी। लो स्किल लेवल, आपके एम्प्लॉय स्किल्ड ही नहीं है। इंसेंटिव्स आपके मिसअलाइन है कि किस एम्प्लॉय को आपको किस काम के लिए क्या इंसेंटिव देना है वो आपने क्लैरिफाई ही नहीं किया हुआ। इंटरनल कम्युनिकेशन आपकी ख़राब है, रेजिस्टेंस टू चेंज है, कोई चेंज ही नहीं होना चाहता, तब आपको अप्लाई करना है मैकेंजी 7S। मैकेंजी 7S बेसिकली क्या होता है, इसमें 2 टाइप के आपके एलिमेंट्स होते हैं, एक हार्ड एलिमेंट्स और एक होते हैं आपके सॉफ्ट एलिमेंट्स। हार्ड एलिमेंट्स वो वाले एलिमेंट्स होते हैं जिनको टॉप लेवल की जो मैनेजमेंट होती है वो ईजिली इन्फ्लुएंस कर सकती है, और सॉफ्ट एलिमेंट्स वो होते हैं जो वो लोग ईजिली इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, और ये आपके कल्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ऑल ओवर जो कल्चर है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि वो किस तरीके से फ्लो करेंगे, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्ग्रुएंस को ये टारगेट कर रही होती है। ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्ग्रुएंस मतलब कि जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं, हार्ड एंड सॉफ्ट एलिमेंट्स, वो किस की तरफ सिग्नल करने चाहिए, उनका क्या डायरेक्शन होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशनल गोल की तरफ उनका डायरेक्शन होना चाहिए, वो सारे उसी तरफ अलाइंड होने चाहिए, राइट। इसमें 7 एलिमेंट्स होते हैं, तभी 7S है। ऑल 7 एलिमेंट्स मस्ट बी अलाइंड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू बी इफेक्टिव एंड अचीव इट्स स्ट्रेटजी। अब इसके 7S होते कौन से हैं, सबसे पहले होता है आपका स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम्स, ये होते हैं आपके हार्ड एलिमेंट्स, राइट। फिर होते हैं आपके शेयर्ड वैल्यूज़, स्टाइल, स्टाफ एंड स्किल्स, ये होते हैं आपके सॉफ्ट एलिमेंट्स, राइट। आपके हार्ड और सॉफ्ट एलिमेंट्स होते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग अगर आपको करनी है तो ये भी आपका एक ट्रिगर पॉइंट है कि आपको 7S लगाना है। पोस्ट मर्जर इंटीग्रेशन की बात अगर चल रही है, राइट, स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन रिव्यू आप कर रहे हो तो 7S आप यूज़ कर सकते हो। आपको यहाँ पे सिर्फ हार्ड एलिमेंट्स पर फोकस नहीं करना, सिर्फ स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम्स पे, आपको सॉफ्ट एलिमेंट्स पर भी फोकस करके चलना है, जैसे स्टाफ हो गया, स्किल्स हो गया, स्टाइल, शेयर्ड वैल्यूज, इन सब पे, राइट। तो ये आपका खत्म हो जाता है 7S, जिसके बारे में हमने देख लिया। ऑस्टरवॉल्डर्स बिजनेस मॉडल कैनवस क्या होता है कि बेसिकली बिजनेस मॉडल कैनवस क्या होता है कि अगर आप सिंपली एक बिजनेस प्लान बनाते हो तो वो इतना रोबस्ट या फिर आप कह सकते हो इतना डिटेल्ड नहीं हो पाता, तो इसलिए डिटेल्ड प्लान बनाने के लिए हम उसको बिजनेस मॉडल कैनवस का एक शेप देते हैं, जिसमें से एक बहुत फेमस शेप है जो डिफाइन करी थी ऑस्टरवॉल्डर ने, जिनका बिजनेस मॉडल कैनवस जो शेप अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें आप देखो कुछ स्ट्रैटेजी ड्रिफ्ट अगर आपको करना है, एक नई स्ट्रैटेजी लेके आनी है, रिसोर्सेज को अलाइन करना है, ठीक है, क्लैरिटी नहीं है बिजनेस में तो वो आपको लेके आनी है,
पुअर वैल्यू डिलीवरी, आप कस्टमर्स को वैल्यू ही नहीं डिलीवर कर पा रहे, रेवेन्यू आपका कम हो रहा है, पार्टनरशिप्स आपकी फेल हो रही हैं अपने स्टेक होल्डर्स के साथ जो भी आपने कर रखी थी, कॉस्ट स्ट्रक्चर आपका इंक्रीज हो रहा है, कस्टमर सेगमेंट्स आपके डिफाइन नहीं है, वीक चैनल्स हैं आपके, नीड्स आपकी अनमेट है, जो भी कस्टमर की नीड्स है वो आपने मीट नहीं करी हैं। यहीं पे बिजनेस मॉडल कैनवस से आपका एक और टॉपिक जुड़ा होता है, वैल्यू प्रोपोजिशन मैप। एक बार मैं आपको वैल्यू प्रोपोजिशन मैप के बारे में बता देती हूँ। वैल्यू प्रोपोजिशन मैप जो होता है उसमें आप देखोगे एक होता है कि कस्टमर की क्या नीड्स है, कस्टमर नीड्स, तो उनमें होता है आपका कि कस्टमर की जॉब, कस्टमर को क्या काम बेसिकली चाहिए आपसे, ठीक है। अब वो क्या काम चाहिए होगा, अब उस काम को करने में उसको कुछ दिक्कतें आ रही होंगी जिनको हम बोलते हैं पेन्स, उसको कुछ पेन्स आ रहे होंगे और उन पेन्स को वो चाहता है कि कुछ गेन्स से उस पेन को आप रिलीव करो। मतलब जॉब करनी है उसको, कोई लेट सपोज उसको कोई अपनी रिटर्न फाइल करनी है, लेट से सिंपल एग्जांपल लेते हैं, रिटर्न फाइल करनी है, ठीक है, इनकम टैक्स की या जीएसटी की, उसको रिटर्न फाइल करनी है। अब उसको समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे करूँ, ठीक है, तो उसको दर्द होगा, तो उसको बोलेगा मैं कैसे करूँ, मुझे दिक्कत हो रही है, तो वो किसके पास जाएगा, सीए के पास जाएगा, राइट, सीए के पास जाएगा। तो अब सीए के पास वो क्यों जा रहा है, उसको गेन क्या चाहिए, उसको चाहिए कि उसकी रिटर्न फाइल होनी चाहिए, वो भी ईजिली, ठीक है, उसको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए, प्लस उसकी जितने भी रिपोर्टिंग होनी है वो एकदम करेक्ट हो, रिपोर्टिंग जो भी उसको करानी है अपनी फिगर्स की वो सब करेक्ट होनी चाहिए, कंप्लायंट होनी चाहिए जीएसटी लॉज एंड प्रोविजंस के, राइट। तो वो सीए के पास जाएगा, उसको गेन क्या चाहिए, ये गेन चाहिए, राइट। तो अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट डिवाइस कर दो या जो आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो वो ये डिवाइस कर दे, तो आप उसकी एक जॉब भी करोगे प्लस पेन रिलीव करोगे और गेन उसको प्रोवाइड करोगे। यही मेरा वैल्यू प्रोपोजिशन का पूरा मैप रहता है। और ये वैल्यू प्रोपोजिशन का मैप जब हम बिजनेस मॉडल कैनवस पढ़ेंगे ना, तो उसके अंदर वैल्यू प्रोपोजिशन का एक एट्रीब्यूट आता है, तो उसी एट्रीब्यूट को मैंने आपको डिटेल में समझाया जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिस पे क्वेश्चन भी आ सकता है कि पेनर्स, गेनर्स, पेन रिलीवर्स और गेन गिवर्स, ये आपको आइडेंटिफाई करने होंगे। तो हम अभी ऑस्टरवाल्डर देख रहे थे, ठीक है, उसके अंदर हमने वैल्यू प्रोपोजिशन देख लिया। ये अनमेट नीड्स, मैंने अनमेट नीड्स के थ्रू मैंने आपको वैल्यू प्रोपोजिशन मैप के बारे में बताया था, ठीक है। तो आपको इंटरकनेक्टेडनेस देखनी है सारे एट्रीब्यूट्स की। तो अब इसमें हाउ द ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट्स, डिलीवर्स एंड कैप्चर्स वैल्यू, ठीक है, ये आपका गोल्डन सेंटेंस है। देन ट्रिगर क्या है, नीड ऑफ न्यू बिजनेस स्ट्रैटेजी, अगर किसी को लेके आनी है, कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो आप बिजनेस मॉडल कैनवस के थ्रू भी लॉन्च कर सकते हो, ठीक है। अब इसके कंपोनेंट्स को आपको आइसोलेशन में नहीं देखना है, सबको एक साथ ही देखना है, जितने भी इसके कंपोनेंट्स हैं, राइट, उन सबको आपको एक साथ देखना है। विजुअल एंड स्ट्रक्चर्ड अप्रोच फॉर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ये तो ऐसी है, ठीक है। तो ऑस्टरवाल्डर्स बिजनेस मॉडल कैनवस आपका यहाँ ये रहता है। इसका भी हम लास्ट में एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन भी एक बार दोबारा से देख लेंगे, ठीक है। तो मेरा ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया। प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंसेस के बारे में मैं अगर आपको बताऊँ, ठीक है, ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस हमने कंप्लीट कर लिया, राइट, ये सब हमने कंप्लीट कर लिया। हमारा बस रह जाता है प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंसेस। तो प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंसेस क्या रहते हैं, कोई भी वेरिएंस अगर है, राइट, अगर उसमें कुछ अनकंट्रोलेबल चीज़ें हैं जो मेरे हाथ में नहीं है, जो प्लानिंग के टाइम पे मैंने खराब ही सेट की, मैंने स्टैंडर्ड में अजम्पशन ही गलत सेट किए, तो वो वेरिएंस जो मेरा कह सकते हैं एलोकेट होगा, उसको हम प्लानिंग वेरिएंस कहते हैं। और जो हम कंट्रोल कर सकते थे, जो एक मैनेजर के कंट्रोल में हैं, उनको हम ऑपरेशनल वेरिएंस बोलते हैं। ये आप डिटेल में समझ सकते हो, जो इसका रिलेटेड डेडिकेटेड वीडियो है वेरिएंस एनालिसिस में, वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। या हम एक बार बस ट्रिगर शीट से देख लेते हैं कि क्या क्या सिम्टम्स यहाँ पे लगेंगे। जैसे अकाउंटेबिलिटी अनक्लियर है, ठीक है, आप मैनेजर्स को ब्लेम कर रहे हो फॉर एक्सटर्नल फैक्टर्स, कि मार्केट में आपने अजम्पशन ही गलत सेट किया। अब आपने ये देखा ही नहीं कि ट्रम्प जो है ऑयल प्राइसेस में इतना ये सब कर रहा है, टैरिफ्स लगा रहा है, ये सब लगा रहा है, आपने ऑयल प्राइस कम अज्यूम कर ली जबकि वो ज़्यादा हो रही थी, राइट, फॉर एन एग्जाम्पल। तो फिर वो आपका फेलियर है, आपने प्लान करते वक्त नहीं कहा, आप मैनेजर्स को ब्लेम नहीं कर सकते। फिर फेलियर टू अडॉप्ट मार्केट चेंजेस, इनइफेक्टिव बजट सेटिंग आपने करी है, मिसलीडिंग परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स आप बना रहे हो, मटीरियल्स की कॉस्ट बहुत हाई लग रही है, लो प्रॉफिटेबिलिटी, अनफोकस्ड करेक्टिव एक्शन, इनएक्यूरेट फोरकास्टिंग, हाई ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ये सब आप देखो वेरिएंस के ही एक तरीके से सिम्टम्स हैं, राइट। तो अब इसके अंदर आपका एक्स आंते और एक्स पोस्ट स्टैंडर्ड्स होते हैं। एक्स आंते मतलब कि जो आपने इनिशियली स्टैंडर्ड अपना सेट किया था, एक्स पोस्ट मतलब आपने स्टैंडर्ड्स को रिवाइज करके, ठीक है, अपने अजम्पशंस को रिवाइज करके जो स्टैंडर्ड सेट किया उसको एक्स पोस्ट बोलते हैं, ठीक है। फॉल्टी प्लानिंग की वजह से जो वेरिएंस आता है उनको, और जो पुअर एक्सिक्यूशन की वजह से वेरिएंस आता है उन सबको ये बांटता है, डिवाइड करता है। उसके बाद परफॉर्मेंस अप्रेजल यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हो, बजट सेटिंग रिव्यू, स्ट्रेटेजिक चेंज एनालिसिस, ये सब ये परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करने में काम आता है आपका प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस, ठीक है। आप ऑपरेशनल मैनेजर्स को प्लानिंग एरर्स के थ्रू
की वजह से अकाउंटेबल नहीं ठहरा सकते क्योंकि वो उनकी गलती नहीं है, ठीक है। आपको टोटल वेरिएंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है जो कि सिंपल होगा। आपको वेरिएंस निकालनी होगी, एक्स आंटे और एक्सपोज स्टैंडर्ड्स कैलकुलेट करने होंगे और फिर दोनों में वेरिएंस निकालनी होगी और वेरिएंस को डिवाइड करना होगा, सिंपल। तो यहाँ पे हमारा ये मस्ट डू टॉपिक्स वाली शीट भी कंप्लीट हो जाती है जिसमें हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। राइट हैंड साइड वाले, लेफ्ट हैंड साइड वाले आप देखोगे कि इसमें से भी हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता दिया, इसमें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवोल्यूशनरी इवोल्यूशनरी मी टू, ठीक है। अब मुझे बस आपको एक क्वेश्चन 5 ऑफ MTP2 बताना है, डिफेंस टैक्टिक्स ऑफ हॉस्टाइल टेक ओवर। ये अगर आप देखोगे ना, ये क्वेश्चन काफ़ी जनरल है, ठीक है। इसमें कोई सेपरेट कॉन्सेप्ट तो लग नहीं रहा कि ये कोई मॉडल होता होगा, ठीक है, या कोई आपकी कोई स्ट्रैटेजी है जो अप्लाई हो रही है। ये बहुत जनरल पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जनरल पॉइंट्स, राइट, जो कि ऐसा क्वेश्चन ICAI दे सकता है एग्जाम में। अब इसको कैसे डील कर रहे हैं, तो अभी फ़िलहाल के लिए तो क्योंकि ये MTP में ही पूछा था आपके अटेम्प्ट के Jan 26 के, ये किसी पेपर में आया नहीं है, तो चांसेस हैं कि ये वो दोबारा पूछ सकते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से एक बार रीड कर लेना, राइट, रीड कर लेना, समझ लेना, मार्क कर लेना कि अगर एग्ज़ाम में आता है तो आप आसानी से लिख पाओ। एटलीस्ट इसका ये वाला पेज तो आप प्रिंट लेके जा सकते हो, ठीक है। आई होप सो आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी जो भी हमने इन क्वेश्चंस में देखा, वो EE के क्वेश्चन में और रिकन्सिलेशन ऑफ प्रॉफिट के क्वेश्चन में, प्लस जो भी हमने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करे वो भी आपको क्लियर हो गए होंगे। ये बहुत ओवरव्यू था, सिर्फ हमने ट्रिगर पॉइंट्स की शीट से इन सबको एनालाइज किया है, राइट। मैंने आपको डिटेल में कुछ नहीं बताया कि इन डिटेल आपको एकदम 100% कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाए। ये सिर्फ एज के लिए है कि अगर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, अगर आपने रिवीजन वीडियो सारी देख ली हैं, कंसेप्ट्स आपने सारे बना लिए, तो उसमें आपको ये बहुत अच्छे से हेल्प करेगी, राइट। और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस करके कि अगर कोई किसी को थोड़ी दिक्कत आ रही है इस चीज़ें समझने में, इस शीट को समझने में, तो उसको और आसानी होगी कि इस शीट को कैसे आपको बेसिकली रेफ़र करते हुए चलना है। ऑल राइट, सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप सो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। ऑल द बेस्ट। ये इसका PDF आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो।